यहाँ पे ये देखा गया था कि जो मकतूला हैं जो इस दुनिया से चली गई, जिनका मर्डर हुआ है, पूरी बॉडी पे छुरियों के वार थे। जैसा कि आपने मेंशन किया, वो छुरियों के निशान ज्यादातर उनके मुंह पर हैं, होंठ पर हैं, बॉडी पे भी जी। तो अगर फेस पे कोई स्पेशली फेस पे, नेक पे निशान मारता है, इसका मतलब है आप किसी इंसान को डीह्यूमनाइज कर रहे हो, आपको उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन इतना एक्सट्रीम पे बंदा क्यों जाता है? ऐसी कौन सी स्टेज आती है? देखिए, वो इंसान जो उसका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो तब भी जब देखिए ड्रग इंड्यूस्ड आपकी जो फ्रस्ट्रेशन या एंगर है, वो बेसिकली तब भी काम डाउन नहीं हुआ है जब आप उस इंसान को मार चुके हैं। वहाँ से शुरू होती हैं उनकी वायलेंट टेंडेंसीज। जहाँ पे आपको ये नजर आना शुरू हो जाए ना कि मुझे अपना नशा अगर नहीं मिल रहा है तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ या मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, दैट इज द मोमेंट यू नीड टू रियलाइज कि अब मसला शुरू हो गया। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल है और एक कमरे में लाश पड़ी हुई है जो उसी बच्ची की माँ की। फिलहाल तो ऑब्वियसली इसके लिए इतना हॉन्टिंग होगा कि कुछ साल तक तो मतलब बिल्कुल भूल भी नहीं पाएगी। और अक्सर लोगों को ऐसा होता है जो हम PTSD कहते हैं, जिस चीज को PTSD स्टैंड फॉर, फिर ऑब्वियसली एक तो ये चीज हो गई जो उसको ख्वाब आएंगे या डर के उठना, रात को पसीने आते हैं अक्सर लोगों को, या दिन में भी ना आप आंखें बंद करके खोलते हैं आपके सामने वो इमेज। में अभी हाल में ही जो है वो एक ब्रूटल मर्डर हुआ है और एक खातून का मर्डर है जिसमें उनके शौहर ने ही उनके ऊपर हमला किया और बहुत ज़्यादा बेदर्दी से, बेरहमी से उनको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। आप क्या समझती हैं? वो शख्स जो है वो नशे का भी आदी था और जहाँ तक ये बात आई है कि उसकी कुछ सेक्सुअल नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी वाइफ की तरफ से, तो इस मर्डर की आखिर क्या वजह हो सकती है? मतलब इस हो सकता है सेक्सुअल नीड की वजह से ही हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप मार दो, किसी को जान ले लो। एब्सोल्युटली। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक पाकिस्तान में तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जो ये बोलते हैं कि जो है अगर तो शोहर को चाहिए तो बीवी को देना लाजमी ही है, जिसके चक्कर में बहुत सारे जो मैरिटल रेप्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत आम हो गए। इस्लाम को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि फरिश्ते लानत भेजते हैं, वो अल्लाह का मामला है, फरिश्तों का मामला है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि आप इस तरीके से ज़बरदस्ती करो। बट इन एनी केस मतलब इस तरीके के इतने सारे केसेस आजकल सामने आ रहे हैं, लगता है रोज़ ऐसी कोई ना कोई चीज़ हो ही रही है। बहुत से तो मुझे लगता है यहाँ पे छुप भी जाते होंगे पाकिस्तान में। सही। नशे में इंसान की जो कोई जैसे आइस का नशा होता है उसमें सेक्सुअल नीड्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं या किसी भी नशे में? हम अलग अलग नशों का ऑनेस्टली अलग अलग होता है। कुछ में आपकी सेक्सुअल नीड्स बढ़ भी जाती हैं, कुछ में आपको बिल्कुल फील भी नहीं होती शायद। बॉटम लाइन है इसके, आइस का नशा अगर इनिशियली देखा जाए तो आपको बहुत खुशी देता है, मतलब एक यूफोरिया पैदा करता है, यू फील वेरी गुड। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं उस चीज़ के या बहुत टाइम से कर रहे होते हैं तो उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें आपका गुस्सा आना भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर आप पहले से शॉर्ट टेम्पर्ड हो। इसके अलावा लोग साइकोसिस की तरफ भी चले जाते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। वो क्या होता है? मतलब जिस वक्त आप ड्रग ले रहे होते हैं उस वक्त आपको एक साइकोसिस की हालत हो जाती है, आपका रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, आप अपनी फैंटेसीज में चले आप बिल्कुल अपनी फैंटेसीज में चले जाते हैं, आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, कभी कभार पैरानोया भी शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स मेरे खिलाफ। आपने नाम लिए हैं, ये दोनों क्या हैं? अच्छा, पहले हेलुसिनेशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको वो ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं जो असल में नहीं होती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, कभी कभार आपको कोई डायरेक्शंस भी दे रहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, या आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है जो दूसरों को नज़र नहीं आ रही है। दूसरा मैंने बात की पैरानोया के बारे में, जिसमें आपको लगता है कि जैसे पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ है या आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है या कोई प्लानिंग चल रही है या ये जो शख्स है मेरे बारे में कुछ गलत ही सोच रहे हैं। तो इस तरीके के आपको ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, कोई छोटे से रिएक्शन को बहुत बड़ा ले लेते हैं और उसमें चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल, अगर कोई शख्स आइस का या कोई नशे का आदी है और वो अपनी बीवी से या कोई बीवी अपने शौहर से कोई डिमांड्स करती है, सामने वाला जिससे डिमांड की जा रही है वो बिल्कुल कॉन्शियस है और बिल्कुल नॉर्मल है, उसको क्या करना चाहिए? किस तरह से किस तरह रिएक्ट करना चाहिए कि वो उसको एक्सट्रीम की तरफ ना लेके जाए अगर किसी भी तरह की कोई डिमांड हो रही है? बेसिकली तो आपको ये करना है कि आप उस वक्त अपने आप को जितना काम रख सकते हैं आप काम रखें, क्योंकि दूसरा इंसान उस वक्त की सलाहियत ही नहीं रखता है कि वो अपने आप को काम करे। बिल्कुल, आपने करना ये है कि आपको उसको अपने एक्शंस मिरर करवाने हैं। तो आप जितना काम रहेंगे आप अगले को उतना काम रख सकते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप
उस सिचुएशन से जितना जल्दी निकल सकें वो बेहतर है। उस शख्स के सामने जो आपको दिख रहा है कि अपने ऊपर काबू नहीं है उसका, उस सिचुएशन से आप कोशिश करें कि आप एग्जिट कर लें। अक्सर ये चीज़ काफ़ी मुश्किल भी होती है क्योंकि वो शख्स भी गुस्से में है या बहुत एजिटेट हुआ हुआ है तो वो नहीं निकलने देता। उस सिचुएशन में यू जस्ट ट्राई टू मेक द पर्सन फील एज काम एज पॉसिबल बाय बीइंग एज काम एज पॉसिबल। हमने हमेशा इस तरह की स्टोरीज जब भी देखी हैं, जब भी सुनी है, तो हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह का शख्स कोई मर्डर करता है वो खाली एक नॉर्मल मर्डर नहीं होता, वो एक एक्सट्रीम पे जाके करता है। तो या तो वो गला दबाने के बाद गला काट देता है, अगर वो फंदा लगाता है तो वो उसके बाद भी उस पर तशद्दुद करता रहता है। यहाँ पे ये देखा गया था कि जो मकतूला हैं जो इस दुनिया से चली गई, जिनका मर्डर हुआ है, उनकी बॉडी के पूरी बॉडी पे छुरियों के वार थे, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उससे पहले, उनके मर्डर से पहले उनके हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई थी। लेकिन इतना एक्सट्रीम पे बंदा क्यों जाता है, ऐसी कौन सी स्टेज आती है? देखिए वो इंसान जो उसका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो तब भी जब देखिए ड्रग इंड्यूस्ड आपकी जो फ्रस्ट्रेशन या एंगर है वो बेसिकली तब भी काम डाउन नहीं हुआ है जब आप उस इंसान को मार चुके हैं। वहाँ से शुरू होती हैं उनकी वायलेंट टेंडेंसीज। जहाँ पे आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए ना कि मुझे अपना नशा अगर नहीं मिल रहा है तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ या मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, दैट इज़ द मोमेंट यू नीड टू रियलाइज कि अब मसला शुरू हो गया है। What you're saying is कि पहले तो मेरा ख्याल है लड़ाई चल रही होगी ना, प्रॉबेबली वो भी डिफेंड करने की कोशिश कर रही होंगी, जैसे कि आपने बोला कि मेरा ख्याल है पीछे दीवार पे सर मारने, ये सारी जो चीजें थी ये मेरा ख्याल है मर्डर से पहले हुई हैं, जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। लड़ाई हो गई, जब मर्डर कर दिया उसके बाद भी आप से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये इंसान जिस भी स्टेट में, वो स्टेट भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसा कि आपने मेंशन किया वो छुरियों के निशान ज्यादातर उनके मुंह पर हैं, होंठ पर हैं, बॉडी पे भी जी। तो अगर फेस पे कोई, स्पेशली फेस पे, नेक पे निशान मारता है, इसका मतलब है आप किसी इंसान को डीह्यूमनाइज कर रहे हो, आपको उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप ये मजीद चीजें कर रहे हो कि जिस तरीके से ये है मैं अभी भी इसे ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो एंगर निकला ही नहीं है तब तक। तो बाकी की जो चीजें हुई हैं जैसे कि ये, या आपने बाल काटने का जिक्र किया, बिल्कुल ऐसी हुआ था, तो वो सारी चीजें यू डिड नॉट वांट दैट पर्सन टू बी ओके इवन आफ्टर द डेथ। ओह अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा कि उस इंसान की सेक्सुअल नीड पूरी हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी, मेन अगर मैं इसको फोकस करूं इसी चीज को, तो वो चीज पूरी हो गई थी। उसके बाद भी मर्डर करना, किसी की जान ले लेना, और इतनी बेदर्दी से जान ले लेना, भाई अगर मेन चीज़ तो आपकी ये है ना कि आपकी एक नीड थी वो पूरी हो गई किसी भी तरह से, उसके बाद मर्डर कर देना, ये कौन सा स्टेज आता है साइकेट्रिक में कि वो ऐसा इंसान वो कब करता है? क्या नॉर्मल उसमें करता है, कॉन्शियस होता है उस वक्त करता है, या नशे की हालत में करता है? ये कब, कौन सा स्टेज आता है तो वो इतनी डीपली चला जाए? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगी, जो आप कह रहे हैं सेक्सुअल नीड पूरी होना, आई वुड कंसिडर जो भी उस रात को हुआ है, मैं उसे सेक्स तो नहीं कह सकती, मैं उसको रेप कहूँगी। बिल्कुल exactly। और अगर मैं रेप का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो रेप पावर के लिए किया जाता है, रेप नीड पूरी करने के लिए नहीं किया जाता। रेप इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अगले इंसान को ये दिखाते हो कि देखो तुम चाहो ना चाहो मैं ये कर सकता हूँ, मैं पावरफुल हूँ, जी मेरे अंदर ये पावर है कि मैं इस तरीके की चीज़ कर सकता हूँ। तो वो जो गुस्सा था जिसमें वो रेप हुआ वो तो कंटिन्यूड था, वो तो तब तक भी कंटिन्यूड था जब मर्डर हो चुका था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जिस भी चीज़ का रेज था वो भले शुरू एक तरीके से हुआ कि देखो मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ये भी कर सकता हूँ। सो इट इज ऑल दैट नीड फॉर पावर, जो कि आई थिंक आपने मेंशन ये किया है कि वो घर चली गई थी, उनकी पहले कोई लड़ाई हो गई। इससे पहले भी वो घर जा चुकी हैं, इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। गालिबन 8-9 साल या 10 साल शादी को हो गए हैं, 8 साल की 9 साल की बच्ची है, तो यकीनन 10 साल 11 साल तो हो गए होंगे शादी को। इस 10-11 साल के पीरियड में कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है। कुछ लोगों, जो लोग चश्मदीद गवाह हैं या जिन लोगों ने ये सब चीज़ें सुनी हैं, उन लोगों को बताना ये है कि ये इससे पहले भी कई दफ़ा अपने घर जा चुकी थी, मना के लेकर आ गए। लेकिन इस बार जो लेकर आना हुआ वो उन खातून की मौत साबित हुई, और बहुत ही बेरहमी से मौत साबित हुई। इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो शायद मैं देखूंगा कि नशे की एक मेन नशा था, दूसरा जो था वो आपकी वाली बात पावर थी,
और तीसरी जो मेन वजह थी वो ये थी कि शायद ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक प्लांटेड था, क्योंकि सुनने में ये आया था कि उसने जो है वो बच्ची को कोई दवा दी थी जिससे बच्ची सो गई थी, नींद में थी, दूसरे कमरे में थी, लेकिन इसने दूसरे वाले कमरे में ये मर्डर किया। तो वो दवाएं भी लेकर ही आया होगा यकीनन, पहले से घर में तो मौजूद नहीं होती, बच्ची को दी होंगी, तो ये प्लांटेड ही होगा कि उसको घर से लेकर आया, उसी रात को उसने ये सारी चीज़ें की और ये उसने मर्डर किया। तो नशे की हालत में इंसान इतना पावरफुल होता है कि वो इतना सोच सके, इतना प्लान बना सके, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा हो। अच्छा, आइस में तो ये भी होता है ना कि इंसान अक्सर 3-4 दिन से जागा हुआ होता है और उस जागे हुए की सूरत में होता है कि आपके थॉट्स जो है ना अजीब से अजीब तर होते चले जागे में दिमाग चल रहा होता है, दिमाग चल रहा होता है, दिमाग अक्सर ज्यादा चल रहा होता है, अच्छा, सही नहीं अजीब अजीब ख्यालों में चल रहा होता है, क्योंकि वो एक ट्रेन ऑफ थॉट होती है जो रुक ही नहीं रही होती है, चले जा रही होती है, चले जा रही होती है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अक्सर आपने भी नोट किया होगा कभी 24-36 घंटे इंसान जाग जाता है तो उसके ख्यालात अजीब भी होते चले जाते हैं और फिर आपको होता है अच्छा आप सो जाओ इससे पहले कि पता नहीं। तो फिर जब इंसान इतने टाइम से जाग रहा होता है तो इट इज पॉसिबल कि उन्होंने ये पूरी प्लानिंग शायद नशे की हालत में ही की हो। ये भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो और नशे को वो एज अ डिफेंस यूज कर रहे हो, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो उन्हें मनाना, वो सारी कैफियत जो भी थी, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड और उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, मनाता हूँ, लेकर आता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनका कत्ल करने का इरादा हो सकता है पहले भी ऐसा होता हो कि घर पे जब तशद्दुद होता हो तो वो बच्ची को सुला देता हो, उसको अंदाज़ा हो कि अच्छा ठीक है आज शायद ऐसी कोई कैफियत पैदा हो सकती है। मर्डर ज़रूरी नहीं है कि प्री मेडिटेटेड ही हो, बट हो भी सकता है। नशे का आदी शख्स जो है वो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर किसी को पता है कि ये नशा करता है और किस तरह से उसको जो है वो नॉर्मल किया जाए या उसके नशे की आदत, नशे की लत छुड़वाई जाए, और इतना एक्सट्रीम पे नशा करने वाला। और ये भी बताइएगा कि कितना अरसा लग जाता है इनको रिहैब में, इनको वापस इनकी नॉर्मल ज़िंदगी में आने में। अच्छा देखिए, एक तो पाकिस्तान में रिहैब्स माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से रिहैब्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके भी लोगों को कहीं ना कहीं से नशा मिल रहा होता है, या फिर वहाँ से जैसे ही वापस आते हैं आप, एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपके दोस्त वही होते हैं, आपकी कंपनी वही होती है, आपका उन्हीं लोगों से उठना बैठना होता है। तो किसी इंसान का नशा छुड़वाने के लिए रिहैब के बाद भी जो घर पे एक रिहेबिलिटेशन करनी है वो बहुत आसान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग नशों में मतलब 6 महीने 8 महीने छोड़ के वापस चले जाते हैं। जब तक आपकी अंदर से कोई विल पावर ना हो या आपका खुद का ये इरादा ना हो कि अच्छा मुझे छोड़ना है, तो किसी और का वो नशे छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। एक नॉर्मल इंसान नशे की तरफ जाता क्यों है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो एडिक्शन के बारे में कहा जाता है कि हमारी जेनेटिक्स में भी होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके वालिदैन या फिर आपकी कोई जीन्स में ना कोई नशे का आदी, नशा नहीं तो कोई और चीज़, जुआ हो गया या कोई भी एडिक्शन का आदी होता है। तो एक तो जेनेटिक्स वजह होती है, इसके अलावा ऑब्वियसली हमारी कंपनी। तीसरा, पाकिस्तान में अब इतने ज़्यादा मुझे लगता है हालात भी ख़राब हो गए हैं आगे पीछे, मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा ही सुन रहे होते हैं जी, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए या सेफ्टी के इश्यूज हो गए। कराची में तो आपको निकलते हुए आपको ये भी होता है मैं मोबाइल जेब से ना निकालूं, तो वो जितनी सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड व्हाटएवर है, लोगों का दिमाग वाकई ऐसा हो गया है कि उन्हें होता है कि भाई किसी तरीके से सुकून मिले, तो वो किसी तरीके का सुकून दोस्त के साथ बैठे होते बोलता है अच्छा चलो 2 कश तुम भी लगा लो, और वहाँ से बस आई थिंक इट स्टार्ट्स टू डेवलप। वहीं से होता है। अगर बच्चे भी हैं, एक बेटी मिसाल के तौर पे या बेटा हो, कोई भी हो, माँ के अलावा औलाद कितनी जो है वो नशे को बाप से या एक अपने ब्लड रिलेशन से नशा ख़त्म कराने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? इट डिपेंड्स। बहुत से लोग होते हैं जिनकी औलाद होती है, उन्हें खुशखबरी भी मिलती है कि औलाद होने वाली है, तो वो उस पर भी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग इस तरीके से मतलब वादा भी कर लेते हैं कि अच्छा अब नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी, सिगरेट, पान, गुटखा, ये तो फिर बड़ी चीज़ है। बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी किस तरीके की मतलब जहनियत है इन सब चीज़ों को लेकर। अक्सर लोग जब नशा कर रहे होते हैं उन्हें लगता है अच्छा ठीक है थोड़ा सा कर रहे हैं, वो उसको उस तरीके से नहीं लेते कि मैं इसका कोई किसी को भी नहीं लगता मैं इसका आदी हो जाऊँगा। वो तो बाद में होता है, जिसकी लत लगने वाली जो एक चीज़ होती है, छोटी चीज़ों की भी। सिगरेट भी कभी दोस्तों के साथ बैठ के पी रहे हैं या कोई हशीश कर रहे हैं दोस्तों के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता भी नहीं चलता कब आप उसकी नींद शुरू हो जाए।
बच्चे जहाँ तक हैं, कुछ लोग बोलते भी अपने माँ बाप को, वो छोड़ भी देते हैं, बट ऐसा नहीं भी होता। अक्सर क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, स्पेशली यंग, उनका अक्सर ये इशू होता है कि मेरी अम्मी क्योंकि या अब्बू नशे कर रहे हैं या व्हाटएवर, उसकी वजह से घर पे चीज़ें ख़राब हैं। तो होता है ऐसा अनफॉर्चुनेटली। आप क्या समझती हैं कि आपके पास अल्लाह, वैसे तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई, अल्लाह करे ऐसा कोई आइंदा जो है वो इस तरह का कोई केस ना हो, लेकिन क्या समझते हैं कि इस माइंड सेट का आदमी अगर आपके पास आता है तो आप उसको किस तरह से जो है वो ट्रीट करेंगे कि वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाए? देखिए, पहली बात तो जैसे कि इनकी वीडियो जो देखी, इसके बाद उसमें फिलहाल तो ये भी नहीं दिख रहा था कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि ये हो गया है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। वो उसको एक कभी कभार ये होता है, जैसे आपको किसी की डेथ का भी सुनने को मिलता है, तो बहुत से लोग होते हैं वो एकदम से यकीन नहीं करते, बिल्कुल ऐसे एक डिनाइल के फेज में चले जाते हैं, जिसमें अगर उन्हें पता भी है तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल है। फिलहाल तो उन्हें मुझे लगता है रजिस्टर भी नहीं हुआ है कि हो क्या गया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और अगर तो उन्हें अपनी वाइफ के लिए चाहे जितनी भी नफरत हो या जो भी हो, बहुत सी और सिचुएशंस हैं, जैसे उनकी बच्ची हो गई या घर वाले हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें अब देखनी पड़ेंगी, बहुत सी चीज़ें उनके आगे आएंगी, बट उन्होंने अभी तक तस्लीम ही नहीं किया कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफ कोर्स टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि ये जो हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बिल्कुल है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने ये किया है, Exactly. आप किस तरीके से ये सोचेंगे अच्छा मुझे दोबारा इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी। बट ऑनेस्टली ये तो इतनी एक्सट्रीम चीज़ है, रिहेबिलिटेशन वाली जो केस होती है वो इतने एक्सट्रीम में तो आई डोंट थिंक सो होनी भी चाहिए। जेल के साथ मतलब ये होना चाहिए बिल्कुल कि उनको अंदाज़ा हो कि वो इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ शायद कैसे एहसास दिलाया जाए कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया। बैठकर बात ही करनी पड़ेगी, बट ऑल्सो उनके सामने अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी। जो आपने वीडियो देखी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने वीडियो देखी है उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि ये इस वक्त भी किसी ना किसी नशे की हालत में है या इनका वो नशा जो है वो उतरा नहीं है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, एक बिल्कुल एक अलग डब्बे में कर दिया है। जैसे कि कभी कभार हम किसी और की कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसे एक स्टोरी की तरह देखते हैं, तो उन्होंने इस पूरी चीज़ को जो देख रहे हैं ना, वो ऐसे देख रहे हैं कि ये किसी और की स्टोरी है, वो उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर रख के नहीं सोच रहे। एग्जैक्टली। तो इट कुड बी कि ही स्टिल अंडर इन्फ्लुएंस, बट इट कुड बी कि वो डिनाइल में अभी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है, अक्सर कोई ट्रॉमा के बाद हम इस स्टेट में चले जाते हैं बिकॉज हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अब मैं एक ऐसी बात पे आता हूँ जिसने मुझे रात भर ना सोने नहीं दिया। वो बात ये थी कि तकरीबन सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर 12 बजे तक 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे एक बंद कमरे में, बंद घर में, जिसको वो खुद ही जो एक्यूज्ड है वो ताला लगा के गया था बाहर से, ठीक है। उस बंद घर में एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल है, आप मेरे ख्याल से समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और एक कमरे में लाश पड़ी हुई है जो उसी बच्ची की माँ की है, ठीक है। और वो लाश नॉर्मल लाश नहीं है, वो कटी पिटी और बिल्कुल ऐसी है कि इंसान को खौफ आ जाए, भले उसका सगा रिश्ता ही क्यों ना हो। उस बच्ची के दिमाग पे क्या असर होगा इस चीज़ का कि वो 6 घंटे तक उसको बर्दाश्त करती रही, उसको देखती रही, माँ की मोहब्बत में करीब भी जाना चाहा होगा, लेकिन जो हालत थी उसने करीब आने से रोक दिया, डर लगा। और वीडियो में जिस तरह से बच्ची की आवाज़ें हैं, क्या लगता है आपको बच्ची कभी ज़िंदगी में ये बात भूल सकेगी? और उसके दिमाग पे इस बात का सीरियस वे में कितना गहरा असर पड़ेगा? उस बच्ची को भी बड़े होना ना, आज 8 साल की है, कल 18 साल की होगी, 28 साल के, मतलब उसके भी आगे इंशाल्लाह ताला नस्लें होंगी, लेकिन कितना गहरा असर पड़ेगा बाप की इस हरकत का? बाप की इस हरकत का एक अलग इम्पैक्ट है, फिर अपनी माँ को इस तरीके से देखना एक अलग इम्पैक्ट है। ये दोनों चीज़ें हैं। उसको फिलहाल तो ऑब्वियसली इसके लिए इतना हॉन्टिंग होगा कि एक कुछ साल तक तो मतलब बिल्कुल भूल भी नहीं पाएगी। और अक्सर लोगों को ऐसा होता है जो हम PTSD कहते हैं, जिस चीज़ को PTSD स्टैंड फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें ट्रॉमा जब आपको कोई होता है उसके बाद बहुत अरसे तक उसका एक इम्पैक्ट ये सारी ज़िंदगी तक भी डिपेंड करता है। अब देखें, अगर ट्रीटमेंट हो जाती है तो बहुत बेहतरी आ भी सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भूल जाएगी उस चीज़ को। जितनी भी वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले ले, दवाइयाँ ले ले, ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाए।
फिर ऑब्वियसली एक तो ये चीज़ हो गई, जो उसको ख्वाब आएंगे या डर के उठना, रात को पसीने आते हैं अक्सर लोगों को, या दिन में भी ना आप आंखें बंद करके खोलते हैं, आपके सामने वो इमेज आ जाती है, क्योंकि वो वाकई में इतनी डरावनी इमेज होती है। जी, अक्सर आप मतलब जैसे स्कूल में भी आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली फ़िलहाल तो स्कूल में उसकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी उसकी परफॉर्मेंस, ज़रूरी नहीं है बट हो सकती है। देन लेटर ऑन फिर अक्सर ना छोटे छोटे लोगों के घर में जो वाक़ये होते हैं या माँ बाप के बीच में जो थोड़ा सा तनाव होता है, उसके बाद लड़कियां कहती हैं मुझे आगे शादी नहीं करनी है, मुझे मर्दों से नफरत है, और वो जाहिर सी बात है उसके साथ तो जो हुआ है या जो उसने देखा है, तो आगे जब कह रहे हैं उसकी नस्लें आएंगी एंड व्हाटएवर एल्स, वो तो बहुत बात की बात है। क्या वो इस स्टेट में भी होगी कि वो किसी को ट्रस्ट कर पाए? जिसके बाप ने ऐसी चीज़ की है वो किसी और को क्या ट्रस्ट कर पाएगी? देयर आर सो मेनी थिंग्स। मुझे तो उसको देख के वहशत हो गई थी बेचारी बच्ची को, एंड उसकी शक्ल मेरे भी जहन से नहीं जा रही। बहुत ही मतलब इट्स सैड, बट अल्लाह करे इंशाल्लाह कि वो इस तकलीफ से निकल पाए। जब एक चीज़ हमने देखी है, जो बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो बड़े होके भी कुछ उनके माइंड में या उनका बिहेव भी ऐसा ही हो जाता है। तो उस बिहेवियर से बचने के लिए बच्ची को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं, एक तो उनका सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है, अच्छा चलो ठीक है बस इस बारे में बात नहीं करते, इस बारे में बात ये नहीं सही है गलत है? ये गलत है नहीं, नहीं? ये बिल्कुल गलत है। अगर वो बच्ची बात करना चाह रही है स्पेशली, अच्छा चुप हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इस बारे, तो ये जो हम लोग अक्सर करते हैं ना, वो हम खुद बच रहे होते हैं। हम क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम उस चीज़ के बारे में कैसे बात करें, तो हम अगले को भी चुप करा देते हैं, अच्छा चलो इट्स ओके इट्स ओके। तो वो नहीं करना, अगर कोई बात कर रहा है उसके बारे में तो उसको बात करने देना। फिर वो ये भी होता है, लोग अक्सर बोल देते हैं अच्छा बस अल्लाह की मसलहत थी, ये वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बोल के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सही बात है ना, हमें खुद भी नहीं समझ आता हम क्या बोल रहे हैं इन सिचुएशंस में। तो आई होप कि उसे किसी किस्म की साइकोलॉजिकल हेल्प जितनी जल्दी मिल सकती है, या अगर वाकई में किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकती है जो उसकी असेसमेंट कर सके कि क्या क्या मसला है। मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि PTSD है, हो सकता है ना भी हो, या जो भी उसकी कंडीशन है हो सकता है उस तरीके से ना हो। जितना जल्दी जितनी बेहतर असेसमेंट हो जाए, पता चले वो किस कंडीशन में है। अच्छा, तो फिर साइकोलॉजिस्ट ये भी करते हैं कि आसपास जो लोग होते हैं वो उनको भी बताते हैं कि किस तरीके से बिहेव करना है इस सिचुएशन में। बट आई वुड जस्ट से मेन चीज़ ये है कि आप जिसके साथ कुछ हुआ है उसे चुप मत कराओ, एटलीस्ट लेट देम टॉक। हाँ, अगर चुप करा दिया उसके दिल में रह जाएगी बात। एग्जैक्टली, और वही सब चीज़ें लेके वो बड़ी हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अब ये सारी चीज़ें जब उस बच्ची को पता चलेंगी या चल गई हैं यकीनन कि ये उसके अपने ही सगे बाप ने किया है, बाप के लिए बच्ची के दिल में किस तरह के ख्यालात होंगे? एक जगह पे वो कह रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए, और जब उसको ये पता चलेगा कि यही शख्स है जो इसकी माँ को इस तरह से कत्ल करके किया है, बच्ची के दिल में, बच्ची के जहन में बाप के लिए जो मोहब्बत थी वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी? आया कि वो कोई उसके माइंडसेट बाप के लिए नफ़रत पैदा कर देगा, या कहीं उसके दिमाग में ये ना आए कि मुझे अपनी माँ के लिए माँ का बदला लेना है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं ना। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बच्ची के जहन में बाप के लिए मोहब्बत रहेगी, रही होगी, नहीं रही होगी, क्या लगता है आपको इस बारे में? अच्छा, इसमें तो ये भी डिपेंड करता है कि पहले मैं ये सवाल सॉरी अगली बात कर रहा हूँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो में मैंने ये जुमला सुना था कि अच्छा वो अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए जी, तो हमें पता था कि उसने किया जब उसको पकड़ के लेके गए थे। तो अब उसके लिए क्या सिनेरियो होगा जब उसको ये पता चलेगा? अच्छा, अगेन आई वुड से कि बिल्कुल तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि ऐसा ही हो, बट इट्स पॉसिबल। आपको अक्सर जो पेरेंट होते हैं ना जो अब्यूसिव होता है, वो शायद वो वाला पेरेंट भी होता है जो आपको बहुत सारी चीज़ें ला कर दे रहा होता है, आपका ख्याल रख रहा होता है। बिल्कुल। तो अक्सर आपको दूसरा पेरेंट जो होता है, जैसे इन दिस केस मे बी मदर, आई डोंट नो कि उसका किसके साथ ज़्यादा लगाव था। बिल्कुल ऐसी। तो हो भी सकता है कि अगर बाप के साथ लगाव हो तो उस तरीके से नफरत ना हो, या उसे लगे शायद बाबा ने सही किया है। ये वाला भी एक थॉट है जो आ सकता है, बट मोस्ट लाइकली यही है कि नफरत, डर, गुस्सा और जो बदले लेने की आग जो आप बात कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली यही होगा। बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि बहुत सी बच्चियां होती हैं जिन्हें अपने पापा से बहुत मोहब्बत होती है, तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। एक चीज़ होती है उसे बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। तो आप अपना रिएक्शन उल्टा कर लेते हो बनिस्बत उसके जो रिएक्शन आना चाहिए।
तो जिस चीज़ से आपको नफरत होनी चाहिए उससे आप और ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हो, जिस शख्स से नफरत होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, और जब तक आप उस बच्ची से खुद नहीं मिलोगे आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि बाद में उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब चीज़ें तो देखी गई हैं, लेकिन जो मैं भी जब मिला था और हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं, उन लोगों से भी सुनी जो उनसे मिले हैं जी। तो एक जगह है बच्ची के दिल में है बाप की मोहब्बत, उस वजह से पहले। अब वो मोहब्बत है और एक्सट्रीम मोहब्बत है, लेकिन जब उसको ये पता चले कि मैं जिससे मोहब्बत कर रही हूँ दरअसल वो शख्स ये ऐसा है, तो क्या वो मोहब्बत बरकरार रहती है? यही तो मैं आपको कह रही हूँ, कभी-कभार ज़हन में वाकई रहती है, और मैं ये नहीं कह रही कि वो इसलिए रहती है या उसकी आंखें खुल जाती हैं कि मैंने ये गलत बंदे से मोहब्बत की। वो बच्ची बहुत छोटी है अभी, अगर इंसान बड़ा होता है ना तो आपके रिएक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो मोहब्बत चेंज ना हो, इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ को फेस नहीं कर सकती। वो नफरत फेस करना, एक तो उसका पेरेंट चला गया, बिल्कुल, अब दूसरे पेरेंट को भी अगर उसने बुरा बना दिया तो उसके पास कौन बचेगा? तो अक्सर आपके जो रिएक्शंस आने चाहिए वो आते नहीं हैं। इट्स नॉट कि उसे नफरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, but we don't know it is possible कि even after knowing आप उस चीज़ को justify कर दो अपने दिमाग में कि शायद मेरे बाबा ने जो किया उसकी कोई रीज़न होगा। तो we do things like that क्योंकि हमारा दिमाग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता उस वक्त इतने बड़े शौक को। वैसे अगर हम पॉजिटिव वे में तो खैर नहीं, लेकिन अगर हम उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो जो बातें बता रहा है, क्या ख़वातीन को भी अपने बिहेव में कुछ इस तरह के चेंजेस करने चाहिए? बिलखुसूस बीवियों, वाइफ जो होती हैं, बीवियाँ होती हैं, खातून खाना जो होती हैं, उनको भी कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि वो किसी शख्स को इस तरफ आने से रोकें या इस तरफ ना लेके जाएं अपने बिहेव से? देखिए ऑनेस्टली इस केस में तो मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब वो इतनी दफ़ा लड़ाइयाँ हो चुकी थी और इनका इतना वायलेंट बिहेवियर हर दफ़ा हो चुका था, तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी औरतों के जो घर वाले होते हैं वो उन्हें वापस क्यों भेजते हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती। बट चलें, अगर हम ये बात करते हैं नॉर्मल वायलेंस वगैरह पे या फिर जो घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो एब्सोल्युटली अगर आपको दिख रहा है कि एक शख्स एक तरीके से बिहेव कर रहा है, उस वक्त आप भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ के उसी तरीके से गुस्सा करेंगे तो वो तो एक लड़ाई में तब्दील हो ही जाएगा। एंड आई वुड से दिस फॉर बोथ जेंडर्स। अगर कोई औरत भी है वो उस वक्त किसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है तो उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मर्द थोड़ी देर खामोश हो जाए। बट आई अंडरस्टैंड जो एक बात होती है कि मर्दों का ईगो होता है या उनका गुस्सा होता है एंड व्हाटएवर एल्स, अगर हम उस एस्पेक्ट में बात करते हैं तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आपको दिख रहा है अगला शख्स गुस्से में आ रहा है, सो मे बी एट दैट टाइम आप थोड़ी देर के लिए उस अपने गुस्से पे काबू पा लें। आप बाद में भले उस इंसान से बात करना कि देखो तुमने जो उस वक्त किया था दैट वाज नॉट ओके, या मुझे वो ठीक नहीं लगा, और उस वक्त वो सुनेगा भी, रिसेप्टिव भी होगा कि हाँ तुम सही कह रही हो। गुस्से में तो कोई भी नहीं सुनता ना, तो उस वक्त बोलने का फायदा क्या है? बिल्कुल ऐसे ये बिहेव फिर इस जगह तक नहीं पहुंचेगा। मे बी, आई डोंट नो। एंड में आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह के लोगों को, या जो लोग नशे में हैं या कुछ उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं और इन दी एंड वो आके मुल्जिम या मुजरिम बन जाते हैं, एक कातिल बन जाते हैं, उनको क्या कहेंगी जो लोग नशे के आदी हैं, और उनके लिए क्या कहेंगी जिस तरह के ये साहब हैं? अच्छा, मैं नशे के आदी लोगों को तो ये कहूँगी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो नशे के आदी होते हैं वो सबसे पहले तो तस्लीम कर लें कि वो नशे के आदी हैं, क्योंकि लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि हाँ मुझे वाकई में एडिक्शन है। लोग बोलते हैं नहीं मैं तो शौक में करता हूँ, जब दिल चाहेगा छोड़ दूंगा, बट जब वाकई में वो टाइम आता है दिल छोड़ने का उस वक्त वो नहीं छोड़ पाते। फिर ठीक वहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे खुद शायद रिहैब की तरफ जाना चाहिए इससे पहले कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई और मुझे घसीट के बहुत लेके कम लोग ऐसा सोचते हैं। मैं इस 100 लोगों में किसी कोई 1-2 लोग ऐसे होंगे। एब्सोल्युटली वो एक कैफियत होती है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि अब मेरा नशा जो है ना मेरे आपे से बाहर हो गया है। बट हैविंग सेड दैट यही बात है कि अगर आपके कोई आसपास आपको बता रहा हो कि देखो अब ज़्यादा हो रहा है, या अब तुम जिस तरीके से पहले होते थे अब तुम्हारा बिहेवियर उस तरीके से नहीं है, तो उस पॉइंट को समझना जी एब्सोल्युटली, तो उसको समझ के अपने बिहेवियर को
कंट्रोल करना। अच्छा, और एक और चीज़ ये होती है मेरे ख्याल है, बहुत से लोग कहते हैं मैं कम कर दूंगा, ये कम कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं होता, ये ड्रामा होता है। एब्सोल्युटली, थोड़े टाइम के लिए अगर आपने कम कर भी दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वापस चले जाओगे एंड यू आर गोइंग टू हैव द सेम साइड इफेक्ट्स। और शुरू में जो चीज़ मज़ा देती है वो बाद में आपके लिए सजा बनती है। एब्सोल्युटली, दैट्स ऑल। आई एम सॉरी, मैं एक बात भूल गया था जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी। वो ये थी कि जब इन साहब ने ये सब चीज़ें कर दी थी तो इनकी बॉडी पे ब्लड, और इन्होंने अपनी बीवी के सर के बाल भी काट दिए थे। वो इनकी बॉडी पर चिपके हुए थे। एक शख्स सुबह 6 बजे ये काम करके निकलता है अपने घर से और नॉर्मली ऑफिस जाता है। ऑफिस में वो काम करता है 5-6 घंटे, किसी पे ये जाहिर तक नहीं करता कि मैं ये काम करके आया हूँ। क्या माइंडसेट होगा उस शख्स का आपके नज़दीक, अगर यहाँ खुदा ना करे यहाँ पे लाया जाए, लेकिन अगर सामने बैठा हो शख्स, क्या माइंडसेट होगा? मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मैं जानूं कि आखिर उसका माइंडसेट क्या होगा, क्या सोच रहा होगा। उसके वो वॉशरूम में गया है, वो वहाँ पे जाके फ्रेश हुआ है, उसने मुँह हाथ धोया है, बाल वाल बनाए हैं बहुत नॉर्मली। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना खतरनाक काम करके आ रहा है और वो बड़ा नॉर्मल ही है? अच्छा, आपने ये बात की ना बाल वाली, तो मुझे ऐसे ही जहन में आया कि ऐसा होता है ना, हम कभी बाल कटवाने जाते हैं, उसके बाद वहां से निकलते हैं और 2-4 बाल कहीं गर्दन पे चिपके हुए रह गए। Exactly. तो आपको फौरन महसूस होते हैं, बहुत उलझन होती है। तो अगर किसी शख्स की पूरी टांगों पे इस तरीके से बाल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको महसूस ना हो रहा, अनलेस वाकई में उसकी बॉडी इतनी नम हुई भी हो नशे की वजह से। आइस में आई थिंक आपकी बॉडी नम हो जाती है काफी हद तक, आप बहुत सारी सेंसेशंस फील नहीं हो रही होती है। तो मुमकिन है कि वाकई में उसकी बॉडी इतनी नम हुई हुई हो कि उसको वो सब कुछ फील ही ना हो रहा। या दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर अपने दिमाग में ना अलग अलग बॉक्सेस बना लेते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। एक आपका कंपार्टमेंट वो था जहाँ पे आपने ये काम किया, दूसरा कंपार्टमेंट आपका वो है जहाँ पे आप काम पे जाते हो। क्योंकि आपने अभी इस कंपार्टमेंट को बंद करके रख दिया है तो इससे रिलेटेड जो भी सेंसेशंस हैं, जो भी ख्याल आते हैं, वो आपके दिमाग में ही नहीं आ रहे, क्योंकि अभी आपका फोकस बिल्कुल कहीं और है। और ये जो कंपार्टमेंट बनाने वाली चीज़ होती है, सम पीपल आर वेरी गुड एट इट नॉर्मली भी। कुछ लोगों को होता है घर के मामले घर पे छोड़ के आऊँगा, ऑफिस के मामले ऑफिस में, अक्सर लोग नहीं भी कर पाते। बट व्हाट यू आर सेइंग, ये तो वाकई में बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। और दिस आई कैन ईदर से कि शायद वाकई में वो शख्स नशों में ही था, या फिर वो इतना ज़्यादा शौक में आ गया था उस चीज़ से कि उसने बिल्कुल उसे अपने माइंड के पीछे कहीं डाल दिया था एंड ही वाज फंक्शनिंग नॉर्मली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।